आधी रात के समय है। हम सब लोग सो रहे थे आंगन में। कुछ नकाबपोश बंदूकधारी लोग जो वर्दी पहने हुए थे वो लोग रात में आए थे। मेरे पिताजी का दोनों हाथ पकड़ के वो लोग लेके जा रहे थे। सब लोग रो रहे थे। एक ही गोली में उनका ऑन स्पॉट डेथ हो गया। तो ये सारे चीज़ देखने के बाद मेरे मन में कहीं ना कहीं अनजाने सा एक इम्प्रेशन एक क्रिएट किया, मैं भी एक अधिकारी बनना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता था क्यों मैं फेल हो रहा हूँ। सब लोग पूछते रहे कैसा ये बकरी चराने वाले ये लड़के कैसा बन जाएगा, ये आईएएस कलेक्टर बनना आसान थोड़ी है। हेलो दोस्तों, मैं के सत्यनारायण उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस 98 बैच का अधिकारी हूँ। मैं जो है उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में लगभग 12 जनपदों में मैं एसपी एसएसपी के रूप में तैनात रहा। फिर इसके बाद मैं आंध्र प्रदेश डिप्यूटेशन जग गया। हाँ, 5 साल विभिन्न पदों पर आंध्र प्रदेश में रहा, जहाँ तिरुपति टेम्पल है, वहाँ का मैं डीआईजी भी रहा। वहाँ का टेन्योर कंप्लीट होने के बाद वापस आया। फिर आईजी बनारस के रूप में मैं काफ़ी लंबी देर तक मैं तैनात रहा। उसके बाद मैं प्रमोशन के बाद एडीजी सीआईडी और एडीजी ट्रैफिक में रहा। एडीजी ट्रैफिक के दौरान महाकुंभ जो हुआ है, उसका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम मैं देखा था और महाकुंभ में। और इसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ एडीजी एंटी करप्शन। पूरा उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार निवारण संगठन का मैं हेड करते थे। मैं हमेशा मेरा दिल का बात सुनते रहा, और चाहे बचपन में हो, चाहे अब एडीजी एंटी करप्शन के रूप में हो। तब मेरा दिल ने मुझे एक बात कहा, अब नौकरी छोड़ने का समय आ गई और छोड़ दो। तो मैं उसी बात का सुनते हुए मैं बीआरएस ले लिया। मैं जो है एक आंध्र प्रदेश में समुद्र के तटे पर रहा अनकापल्ली जनपद का एक सुदूर गांव है। वो गांव फामलवा का गांव है, पहाड़ों के बीच का गांव है, 1200 की आबादी के गांव है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार, हमारा पिताजी और माताजी जो पढ़े लिखे नहीं थे, और वो किसानी परिवार से हैं हम लोग, और पापा जो है पशुपालन और खेती का काम करते थे। मेरे लिए उन्होंने एक बकरी खरीद के दिया था। वो बकरी जो है मैं पालते थे। जब मैं 8th क्लास में पढ़ रहा था, हमारे परिवार के साथ एक घटना घटित हुई। वो आधी रात के समय है। हम सब लोग सो रहे थे आंगन में। हमारा घर में एक ही कमरे का घर था, इसलिए हम लोग जो है आंगन में सो रहे थे चारपाई डाल के, सबका अपना अपना चारपाई। उस समय कुछ नकाबपोश बंदूकधारी लोग जो वर्दी पहने हुए थे वो लोग रात में आए थे। और उस टाइम में हमारा घर में बिजली भी नहीं था। हमें हमें लालटेन में हम लोग मैं पढ़ता था, तो लालटेन भी बंद करके हम लोग सो रहे थे। तो ये नकाबपोश ये वर्दीधारी लोग जो आए थे, हमारा पिताजी को उठाया, और जैसे पिताजी उनको देख के घबरा गए थे। ये क्या है? ये कितने कौन लोग आ गए? क्योंकि हम कभी इस तरीके से बात हुई नहीं। तो जैसे पिताजी घबरा गए था, चिल्लाया। फिर तुरंत मैं बगल का चारपाई में मैं लेटा हुआ, मैं भी उठ के मैं रोना शुरू किया। मेरा माताजी बगल में थे, वो भी उठ के रोना शुरू किया, और मेरा बहन भी रोना शुरू किया। सब लोग रो रहे थे, मगर मेरे पिताजी का जो है दोनों हाथ पकड़ के वो लोग लेके जा रहे थे। उनके पीछे हम लोग दौड़ते जा रहा था, और इस बीच में कुछ गाँव वालों को पता चल गए, वो लोग भी पीछे भागते हुए आए, और नक्सलियों ने हम लोग को नज़दीक आने से रोक दिया, और पिताजी से कुछ बातें की, और फिर उनको वापस घर पर छोड़ दिया। तब पिताजी ने हमको बताया था ऐसा-ऐसा हमारा गाँव के एक लैंडलॉर्ड थे, उनके बारे में जानकारी करने के लिए आए थे। उनके घर में कितने खेती है, कितने संपत्ति है, उनका रिश्तेदार कहाँ है, इन सब चीज़ों के बारे में वो जानने के लिए मेरे पिताजी को लेके गया था। फिर हम सब लोग मिल के, गाँव वालों ने हम लोग मिल के पुलिस को धीरे से सूचना दे दिया। अगले दिन जैसा नक्सली हमारा गाँव पर आए थे, फिर पुलिस ने मफ्टी में जो है डेरा डाले, और उसके साथ एनकाउंटर हुआ। 3 नक्सली हमारा गाँव में उस समय मर गया था। ये घटनाक्रम जो हुआ, हमको बहुत प्रभावित किया। फिर इसके बाद जो हमारा जो लैंडलॉर्ड आदमी थे, उनका जो समधी को और उनका बेटे को
दोनों को नक्सलियों ने किडनैप कर लिया उसके बाद। तो हम लोग उस पर फिर पुलिस के पास जाते थे, फिर रेगुलर देखते थे पुलिस का जो पावर है वो भी हम लोग देखते थे, किस प्रकार की वो पावर एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, कभी-कभी हम लोग को डाँटते थे। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद मेरे मन में कहीं न कहीं एक अनजाने सा एक इम्प्रेशन एक क्रिएट किया, मैं भी एक अधिकारी बनना चाहिए। इस प्रकार की एक अंदर से एक आवाज़ निकल के आ रही थी। तो फिर मैं तुरंत वहाँ से घर वापस आ गया। फिर जो सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ, उसको पढ़ाई करके मैं अच्छा मार्क्स में पास हो गया था। यही मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा दिल की बात सुनते थे। चाहे बचपन में हो या फिर आगे हो। यहाँ भी मैंने दिल की बात सुना, मैंने कहा मेरा दिल मुझसे कहा ये साइंस ग्रुप जो है आपके लिए सूट नहीं करती है। आपको ये जो जैसा फ्रीडम फाइटर्स के प्रति आपका लगाव है, इसका मतलब आपका सोशल स्टडीज़ और आर्ट्स सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा होगा करके मेरा दिल अंदर से एक आवाज़ दी। उसको मैंने सुना। मैं तुरंत बीए में अपने को च जॉइन किया। फिर मैं जो है उसका बीए में उस कॉलेज का एएमएल कॉलेज करके है, उस कॉलेज का मैं टॉपर रहा। मुझे नौकरी चाहिए, हम तो सामान्य परिवार का है। घर में जो है पिताजी से कितने पैसा उनसे ले सकता हूँ, मैं हर दिन सोचते थे। अब मुझे लगा अब मैं कुछ कमाऊँ, पिताजी को भी कुछ पैसा भेजूँ और मैं भी अपना पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करूँ। ये मेरा दिमाग में बात आई। इस वजह से मैं तुरंत टीचर बनने का वो संकल्प लिया। मैंने बीएड किया। बीएड का एग्ज़ाम लिखने के लिए जब मैं विशाखापट्टनम गए थे, वहीं मेरा पत्नी से जो है वहीं मुलाकात हुई और वो मुलाकात प्यार के रूप में वो तब्दील हुआ। फिर वहाँ मैं उनके साथ जो अच्छा संबंध हो गया था प्यार का वो भी चलता रहा। मैं बीएड कंप्लीट किया, वो भी 2-3 बार वहाँ आई थी और इसके बाद फिर मैंने आंध्रा यूनिवर्सिटी में एमए जॉइन किया और उनका वहाँ घर से जो है कभी-कभी कोई गिफ्ट भेजती थी, कभी जो है सिविल सर्विस क्रॉनिकल और सिविल सर्विस से रिलेटेड किताबें वो खरीद के बेचती थी और इसी तरीक़े से उन्होंने जो मेरे लिए ड्रेस का कपड़े भी भेजती थी। इस प्रकार की वो जो है मुझे इन्फ्लुएंस किया और साथ में मुझे लगा कि मैं तो गरीब परिवार का हूँ, यदि मैं सिविल सर्विस में नहीं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा, तो फिर ये थोड़ा-सा रिच परिवार की ये लड़की है, इनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ। फिर उनको जो है किसी प्रकार की उनको समझाने का मैं प्रयास करता था और उनको ये कहता था कि आपका और हमारा बीच में जो रिलेशन आगे बढ़ना मुश्किल होगा क्योंकि मैं पता नहीं मैं टीचर के रूप में वो भी कम सैलरी वाला टीचर में मैं आपको कैसे देख पाऊँगा। आपके लिए तो अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर का अच्छा रिलेशंस भी मिल जाएगी। तो मगर वो सुनी नहीं, वो डटे रहे, फिर चलता रहा, हमारा प्यार चलता रहा। इस बीच में एमए जब मैं पढ़ रहा था तब मैं सिविल सर्विसेज़ का तैयारी शुरू किया और सिविल सर्विसेज़ का तैयारी में मैं बाकी बगल का जो लाइब्रेरी में बैठते थे, कई लोग जो है आज बड़े-बड़े किताबें आर.सी. मजूमदार का, बिपिन चंद्रा का और कई-कई बड़े-बड़े किताबें अंग्रेजी में वो पढ़ते थे। मुझे लगा इतना अंग्रेजी तो मुझे आते नहीं है, बचपन से मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ा, एमए भी मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ रहा था। तो ये जो तेलुगु मीडियम और ये इंग्लिश का किताबें और सिविल सर्विसेज़ का जो डिमांड होगा, जो अगल-बगल के लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको देख के मैं ग शुरुआत में मुझे घबराहट आई। अरे! ये तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम होगा, इसके लिए मैं सूटेबल नहीं होगा। तो सोचते रहा मगर मैंने फिर दिल की बात है, दिल ने कहा नहीं तुम कर सकते हो, तो मैंने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर आगे चलता रहा। एमए कंप्लीट हो गया, फिर इस बीच में मेरा टीचर पोस्ट आई, टीचर पोस्ट में जो है आप देखेंगे एक बहुत छोटी-सी गाँव है और वहाँ सिंगल टीचर स्कूल है और वो समुद्र के किनारे वो नल्लामट्टीपालెం करके एक गाँव है, उस गाँव के में हो सकता है ये 100 डेढ़ 100 घर होगा, उस घर के बीच में एक स्कूल है, उस स्कूल में मैं अकेले टीचर था और उस गाँव में कभी न्यूज़पेपर तक भी नहीं आती थी। मैं ये क्या करते थे हर संडे नज़दीक वाला टाउन में जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ के, फिर वहाँ से जितने न्यूज़पेपर है, सब खरीद के ले जाके वहाँ बैठ के मैं पढ़ते थे। वहाँ बैठ के मैं तैयारी करता था। ऐसा ही प्रिपरेशन मेरा प्रिलिमिनरी वहीं उसी गाँव में रह के मेरा प्रिलिमिनरी पास हो गया। फिर मेंस लिखने गया।
हैदराबाद में मेंस लिखने गया, फिर मेंस में फ़ेल हो गया। फिर दोबारा वह उसी गाँव में फिर प्रीलिम्स, फिर मेंस में फ़ेल। तब मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने फिर इस बार मेरा एमईओ मंडल एजुकेशन ऑफिसर जो रहता है, उनके पास मैं गया। फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, सर मुझे प्रीलिम्स में पास हो गया हूँ, अगले 4-5 महीने के लिए मुझे छुट्टी दे दो। मैं हैदराबाद जाके प्रिपेयर होके मैं अपना प्रिपरेशन वहाँ कंप्लीट करके मेंस लिखूँगा। उन्होंने मना कर दिया, नहीं तुम अकेले टीचर हो, तुमको मैं 4-5 महीने छुट्टी दूँगा तो स्कूल का ताला लग जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यहीं फिर मेरा दिल का बात फिर दोबारा सुना। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा नौकरी नहीं चाहिए जो मेरा रास्ता में मेरा रास्ता को रोके। तुरंत मैंने वहीं के बैठ के मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं तुरंत हैदराबाद चला गया। 4-5 महीने वहाँ बैठ के प्रिपेयर किया, मगर गाँव में मेरे पिताजी को सब लोग कोसते रहे, कैसा ये बकरी चराने वाला ये लड़के कैसा बन जाएगा? ये आईएएस कलेक्टर बनना आसान थोड़ी है, आप क्यों पढ़ा रहे हो इसको? और उनको समझाओ ना, नौकरी भी छोड़ दिया, ये तरीका नहीं है। तो मेरे पिताजी को समझाने लगे, मगर मेरे पिताजी ने कहा उनको मालूम है क्या करना है, मुझे तो उनका पढ़ाई के पर मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उनका जीवन है। इस तरीके से उन्होंने कह के सबका समाधान देते थे। अब हो गया था वहाँ, इस बार भी मैं मेंस में फ़ेल हो गया, फिर वापस आया, अब नौकरी भी नहीं है। फिर मैं दोबारा टीचर पोस्ट का टेस्ट निकली, फिर पास हुआ, फिर मैं अगेन टीचर बन गया। टीचर बन के मैं पढ़ाई करते हुए मैंने फिर प्रीलिम्स पास किया। इस बार हमारा घर में एक तरफ मेरे ऊपर दबाव शुरू हो गया, क्योंकि हमारा जो वाइफ़ है उनका घर में काफ़ी दबाव थे। ये पढ़ते रहा, इनका कभी आईएएस मिलने का तो नहीं है, मगर तुम्हारा जीवन भी ये बर्बाद कर रहे हैं। आप या तो शादी के लिए कुछ किसी दूसरे से शादी करना है। तब हमारा घरवालों ने कहा नहीं आप बात कर लो, तो मैंने उनका घरवालों से बात किया। मैंने कहा एक चांस और मुझे देखने दीजिए, इस बार मैं देख के अब शादी करूँगा। तो फिर इस बार फिर दोबारा लिखा, दोबारा लिखने के बाद फिर मैं हैदराबाद गया, एग्ज़ाम लिखा, फिर मेंस में फिर फ़ेल हो गया। तब मैंने कहा था अब मुझे शादी कर दीजिए, अब मुझे आगे का भविष्य आगे जाना है, मगर वर्तमान में जो मैं चाह रहा हूँ, आप लोग जो चाहते हैं वो कर दीजिए। तो शादी के लिए हो गया। अब की बार मैं जो है पूरा तैयारी के साथ मैं बहुत रोया, क्योंकि जब मेंस में जब फ़ेल हो गया था, इतना रोया, 15-20 दिन तक रोते ही रहा, क्या क्यों नहीं हो पा रहा है मेरा? तब रोते मुझे एक आइडिया मेरे दिल के अंदर से एक पुकार आई, यस! आपने एक गलती कर रहे हैं। आप बचपन से लेकर अब तक, आप जो है हमेशा तेलुगु मीडियम में पढ़ा, अब जो है आप सिविल सर्विसेज़ के लिए आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं, क्योंकि आप अगल-बगल वालों की बात सुने हो। अगल-बगल वाले सब लोग कह रहे हैं, तुम इंग्लिश मीडियम में लिखोगे, आपको आईएएस मिलेगा, वरना आपको नीचे का कोई सर्विस मिल सकता है, टॉप 2-3 सर्विसेज़ आपको मिल नहीं सकता है। ये सब लोग हमको, या कोचिंग सेंटर वाले भी यही कहते थे हम लोगों से। तो इसी बहकावा में मैं हमेशा इंग्लिश मीडियम में लिखा और उसका नुकसान भुगता। अब पहली बार मेरा दिल का आवाज़ सुने, फिर मैंने पूरा लैंग्वेज को मैंने तेलुगु में, मेरा जितना मटेरियल था सब तेलुगु में ट्रांसलेट किया। मैं खुद ट्रांसलेट करके उसका नोट्स तैयार करके अब की बार लिखने के लिए मैं प्रोग्राम बना दिया। अब जो है आ गई मेरा शादी, शादी हो गई। शादी होने के बाद गौना के लिए मेरा वाइफ़ को लेके मैं विशाखापट्टनम सिटी से मेरा गाँव पामलवा का लेके जा रहे थे कार पर। रास्ते में मेरा एक फ़ोन आई, मेरा रूममेट का। उन्होंने फ़ोन करके कहा, "अरे सत्या, हमारा सिविल्स का रिज़ल्ट आ गई है, मेंस के रिज़ल्ट। आप देखे हो नहीं है?" मैंने कहा देखा नहीं है, मैं तो ये शादी का ये इसी में मैं बिज़ी था। अब जो है तुरंत मैंने गा कार को एक टाउन में मैं रोक दिया। मैंने कहा अभी मुझे रिज़ल्ट देखना है, क्योंकि एंग्ज़ायटी ऐसा रहता है या मेंस का रिज़ल्ट देखने का। 4 बार मैं फ़ेल हो रहा हूँ, तो उसके बाद तो और एंग्ज़ायटी रहता है, वो भी शादी होने के बाद। मैंने न्यूज़पेपर देखा, मेरे नंबर को ढूँढा, मेरा नंबर क्वालीफ़ाई हो गया। और ये चमत्कार हो गई। मुझे लगा कि ये शादी का चमत्कार हो या मेरा खुद का ये भाषा बदलने का चमत्कार हो। एक चमत्कार तो हो ही गई। और मैं जो है तुरंत उनका जैसा हमारा घर पर आई, मैंने उनसे कहा
अब आप रहिए, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, वहाँ मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया और वहाँ इंटरव्यू के लिए अच्छा तैयारी किया और यहाँ से पहली बार मैं दिल्ली तब गया जब यूपीएससी के इंटरव्यू देने गया था और इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में हुआ। क्योंकि मैं तेलुगु मीडियम का बैकग्राउंड का हूँ और ग्रामीण परिवेश का हूँ, मगर इंग्लिश में जो मेरा इंटरव्यू देना है, एक एक चैलेंज था मेरे सामने। मगर जो 1 डेढ़ महीने हम लोग जो हैदराबाद में जो प्रैक्टिस किया, उसका वजह से और इंटरव्यू बोर्ड ने जो है जो ध्यान दिया, मेरा टीचर पोस्ट पर और मेरा बैकग्राउंड पर और मेरा जितने ये जो ग्रामीण परिवेश है उसके संबंध में और मेरा इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट पर ध्यान देने की वजह से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। यूपीएससी रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहले फ़ोन कॉल मैं अपने पिता को फ़ोन किया, क्योंकि हमारा घर पर कोई फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन ही था, उस समय मोबाइल भी नहीं थे और हमारा बगल वाला जो अमीर आदमी थे उनके घर में लैंडलाइन फ़ोन था, उनके घर पर हमने फ़ोन किया, उन्होंने हमारा पिताजी को खबर भेजा, वो तुरंत पिताजी वहाँ पहुँचे। फिर मैंने कहा उनको पहले ये कहा मैं आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। हमारे पिताजी ने कहा आपके ऊपर पूरा भरोसा है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग भी अपना बच्चों का जो भी रुझान है, वो अपना बच्चों का जो भी जिस पर उनका पैशन है, उस पर आप भरोसा रखिए, देखिए चमत्कार होगा ज़िंदगी में। तो यही चीज़ हम लोग को ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद जैसा आईपीएस में सेलेक्ट हुआ, आईपीएस के अब जो है मेरा चैलेंजेस शुरू हुआ, एक तो पहले भाषा से टकराव, दूसरा जो है वहाँ का जो मुझे यूपी कैडर मिली है, यहाँ का क्लाइमेट से मेरा टकराव शुरू हुआ और तीसरा जो है यहाँ का जो अपराध बहुत ज़्यादा था, तो एक नया एक चैलेंजेस मेरे सामने जो शुरू हुआ। फिर इसके बाद मैं पहुँचा फर्स्ट चार्ज के रूप में सोनभद्र जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और बिहार, ये 4 राज्यों का सीमावर्ती जनपद है सोनभद्र और मिनरल रिच जनपद है। वहाँ नक्सली बहुत ज़्यादा था। इतना नक्सलियों का एक तरीक़ा से एक ही एपिसेंटर था यूपी में, वो सोनभद्र था। नक्सलियों का मेरा जाने का 15-20 दिन बाद राजा विजयगढ़ जो है, आप लोग सुने होंगे, चंद्रकांता सीरियल जिनका जिस किले के ऊपर बनी थी, वो चंद्रकांता का जो विजयगढ़ है, वो विजयगढ़ का राजा रात में 12 बजे करीब जो है वो शिकार खेलने जंगल में गया था, सोनभद्र के जंगल में। नक्सलियों ने समझा ये पुलिस पार्टी आ गई, क्योंकि उनका जो जीप का जो लाइट्स देख के नक्सलियों को लगा ये पुलिस पार्टी आ गई और नक्सलियों ने फायरिंग किया और राजा साहब सिर्फ एक गोली लगी उनका, एक ही गोली में उनका ऑन स्पॉट डेथ हो गया और पूरा जाम लगी है। बनारस से लेकर सोनभद्र तक पब्लिक ने जाम लगा दिया और उच्चाधिकारियों ने मेरे ऊपर नाराज़गी भी व्यक्त किया और मुझे भी समझने में टाइम लगा, क्योंकि 15-20 दिन का या 25 दिन हुआ होगा मुझे वहाँ पहुँच के, तब यह घटना घटित हुआ। फिर नक्सलियों पर मैंने काफ़ी काम किया। आपको याद होगा, मैं जो है बचपन में भी मैं नक्सलियों का उस तरीका का माहौल में मैं जो है अनुभव किया और वही अनुभव फिर मुझे यहाँ सोनभद्र में मिला। यही तो है ये जो डेस्टिनी का जो अलाइनमेंट्स जो रहता है यूनिवर्स में, ये यहाँ अलाइन हुआ मेरा। तो फिर मैं यहाँ से फिर आगे बढ़ के नक्सलियों पर काफ़ी काम किया। उनका घर जाना, क्योंकि नक्सलियों के संबंध में उनका लिटरेचर या उनका तौर तरीके के बारे में मेरा बचपन से कहानियाँ हम लोग सुनते थे और यहाँ जो है उनका घर पर जाके फिर उनको पुलिस के साथ जोड़ने का बहुत प्रयास किया, फिर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया। इनको जो है हिंडाल्को, ओबरा, शक्तिनगर जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ इनको नौकरी मजदूरी दिला के रिहैबिलिटेट किया। तब कई नक्सली मेरे सामने सरेंडर किया और वो नक्सलियों में जी ग्रुप है, पीपल्स वार ग्रुप, उस समय बहुत सक्रिय था। उस ग्रुप का जो मेन एरिया कमांडर है राहुल बेगा, राहुल बेगा हमारे पास आया, उन्होंने खबर भेजा मैं सरेंडर करूँगा पूरा ग्रुप के साथ और पूरा बंदूकों के साथ, मगर हमारे साथ कोई एनकाउंटर नहीं होना है। तो मैंने उसको वादा दिया कोई एनकाउंटर नहीं होगा, आप आइए, आप मेन स्ट्रीम में जोड़ना ही मेरा मकसद है, आप आइए तो फिर आपका आगे का रास्ता भी हम बताएँगे। तो फिर राहुल बेगा अपना टीम के साथ आया
हमारा और डीएम के सामने पूरा सरेंडर किया, सारे वेपन्स रखा, कंप्लीट पीडब्ल्यूजी ग्रुप, पीपुल्स वार ग्रुप वहीं समाप्त हो गया। तभी मैंने एक किताब भी लिखा, नक्सलवाद और समाज करके एक किताब भी मैंने लिखा, उसी का मेरा अनुभवों के आधार पर। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा जो नौकरी में आईपीएस की जर्नी में बहुत सारे कहानियाँ हैं, कहानियों से भरा रहता है पुलिस की नौकरी, और इन कहानियों में कई प्रेरणात्मक जो है संदेश हम सब लोग को मिलता रहता है। और मैं इस मेरा अब तक की ये जर्नी से, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अपना दिल की बात सुनो और उस दिल के बात सुन के उसका क्रियान्वयन करो। और वही बात फिर आप सबको कहना चाहता हूँ, जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जितने भी जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ जो कंडीशंस है, वो हमको कभी दबाना नहीं, और उनको आपका नियंत्रण में ले लें, और आपका दिल को उसके ऊपर रखिए। और परिस्थितियाँ नहीं है, और आपका दिल और आपका दिमाग डिसाइड करेगी आप भविष्य में क्या बनोगे। सोचो नहीं, जितने सिविल एस्पिरेंट्स है, आप लोग मेरा जर्नी से कुछ ना कुछ प्रेरणा आपको मिली होगी। इस प्रेरणा से मैं पूरा विश्वास दिला सकता हूँ, आप निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे।